अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 166 भीड़ का हिस्सा। अगले दिन नाश्ते की टेबल पर रूही और चंद्रा भी मौजूद थे। चंद्रा ने कहा, मिस लैला, मैंने आपके कमरे में फाइल रखवा दी है। आप एक बार उन पेपर्स को देख लीजिएगा। उसमें अलग अलग इवेंट्स की डेट और बाकी डिटेल्स मौजूद हैं। साथ ही कुछ स्पीचेस भी लिखे हैं। आप वहां स्टेज पर बोलने के लिए उनसे रेफरेंस ले सकती हैं, या फिर इसके अलावा भी आप कुछ भी अपनी तरफ से ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं। बस अप्रूव करने के लिए फाइनल कॉपी मेरे मैनेजर को सौंप दीजिएगा। ये सब सुनकर चंद्रा के पास ही बैठी रूही ने कहा, दी, इतने लोगों के सामने कुछ भी बोलने में आपको डर नहीं लगेगा? उसका सवाल सुनकर लैला ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और फिर बोली, पता है रूही, हर वो काम जो हम नॉर्मली नहीं करते और उसे हमें कभी करना पड़ जाए तो हमें डर जरूर लगता है, लेकिन जीत उसी की होती है जो उस डर से खुद को कभी हारने नहीं देता। तो मैं तो यही कहूंगी कि मुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इस डर से जीत जाऊंगी। वैसे मुझे डर लगेगा या नहीं, ये देखने के लिए आपको चलना है हमारे साथ? उसने रूही को समझाकर पूछा तो रूही ने एकदम से इनकार करते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना पसंद नहीं है। उसकी घबराहट देखकर लैला हल्के से मुस्कुराने लगी थी, लेकिन तभी कबीर ने कहा, मुझे लगता है कि अगर हम रूही को भी कैंपेन में ले चलें तो ये काफी इफेक्टिव हो सकता है। I mean, अगर चंद्रा साहब आपको कोई दिक्कत ना हो तो। चंद्रा कबीर का सवाल सुनकर कुछ सोच में पड़ गया। तब कबीर ने उसे समझाते हुए कहा, देखिए चंद्रा साहब, लैला वैसे भी आपके कैंपेन में विमेन एम्पावरमेंट को रिप्रेजेंट करने जाएगी। अब ऐसे में अगर आपके घर की बेटी भी साथ में रहेगी तो पब्लिक में एक अच्छा मैसेज जाएगा। कबीर की ये बात चंद्रा को काफी पसंद आई। उसने एकदम से फैसला लेते हुए कहा, शायद आपका ये कहना बिल्कुल सही है कबीर साहब। मैं इससे जुड़ी और कुछ इश्यूज अपने आदमियों से डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद हम रूही को भी ले चलते हैं। लैला ने सुनते ही रूही की तरफ देखा। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि अपने मामा की ये बात सुनकर उसके चेहरे पर कुछ परेशानी सी छा गई है। उसने एकदम से चंद्रा को रोकते हुए कहा, एक मिनट चंद्रा साहब, हमें इसके बारे में पहले रूही से पूछ लेना चाहिए। अगर वो कंफर्टेबल है तभी हम उसे कैंपेन के लिए ले जा सकते हैं। आप बताओ रूही, आप कैंपेन के लिए जाना चाहती हो? लैला का इतना पूछना था कि रूही ने जल्दी जल्दी इनकार में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं दी, मैं इतनी भीड़ में कंफर्टेबल फील नहीं करती। मैं नहीं अटेंड कर पाऊंगी ये कैंपेन। तब लैला ने बेहद प्यार और अपनेपन से उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, ठीक है रूही, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन पता है तुम्हें, ऐसी जगहों पर ना बहुत मजा आता है। तो हम ये कर सकते हैं कि तुम हमारे साथ चलना। अगर तुम्हें लगेगा कि तुम्हें उस भीड़ में कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो तुम वापस गाड़ी में आकर बैठ जाना, फिर हम लोग साथ में वापस आ जाएंगे और फिर ज्यादा देर की तो बात है भी नहीं। लैला ने उसे कुछ इस तरह से समझाया कि रूही एकदम से तैयार हो गई। लैला ने जिस तरह से रूही को कैंपेन में चलने के लिए कन्विंस किया था, वो कबीर के साथ साथ चंद्रा को भी हैरान कर गया था। लतिका जी सुबह से इंतजार में थी कि कब सुजॉय बाहर जाए और वो जेनी को कॉल करके उस रिपोर्ट के बारे में पूछे जो सुधांशु ने अपनी मैगजीन में छापा था। इसीलिए जैसे ही सुजॉय स्टूडियो के लिए निकला, वैसे ही लतिका जी ने जेनी के हॉस्पिटल में फोन लगा लिया। उनका फोन है सुनकर जेनी पहले से कुर्सी गई, जबकि लतिका जी ने उसकी आवाज सुनते ही कहा, वैसे दांत देना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को, क्या बढ़िया प्लान बनाया। लेकिन तुम्हें ये सब करने से पहले कम से कम एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि इस बात से सुजॉय की रेपुटेशन पर कितना बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इस वक्त सुजॉय की कंपनी कितनी अनस्टेबल है। अरे बैंकरप्ट होने वाले थे हम लोग। कितनी मुश्किल से सब कुछ फिक्स किया हमने। तुम्हारी इस हरकत के बाद पता नहीं हमें इसका क्या अंजाम भुगतना पड़ेगा। लतिका जी की पूरी बात खामोशी से सुनने के बाद जेनी ने एकदम लापरवाह अंदाजे में कहा, आपको पता है लतिका आंटी कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है?
आप ना उस दिशा में टेंशन बिल्कुल नहीं लेती जिस डायरेक्शन में लेनी चाहिए। मानती हूँ कि वक्ती तौर पर सुजॉय के लिए इल्जाम नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, लेकिन एक बार सुजॉय मुझसे शादी कर लेगा ना, तो फिर इन सारी खबरों पर भी रोक लग जाएगी। इसीलिए आप बेफिक्र रहिए। अगर सुजॉय की कुछ इमेज बिगड़ती भी है तो उसे फिक्स करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। उसकी बात सुनकर लतिका जी ने एक तंज भरी हंसी हंसते हुए कहा, तुमसे शादी कर लेगा, इतने कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? तब जेनी ने हंसते हुए कहा, वो आपको वक्त आने पर पता चल जाएगा लतिका आंटी। लतिका जी को उसकी बातें सुनकर मन ही मन गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उन्होंने अपना लहजा मीठा ही रखते हुए कहा, बेशक तुम्हारे प्लान्स अच्छे रहते हैं जेनी, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं यही चाहूंगी कि मुझे अपने प्लान में शामिल किए बगैर अगर तुम ये सोचती हो कि तुम सुजॉय से शादी कर लोगी तो गलत सोचती हो। कहकर उन्होंने कॉल रख दिया। फिर जेनी की कही गई बातें सोचते हुए उन्होंने खुद से कहा, चालाकियां अच्छी कर रही हो तुम जेनी, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि मैं इस खेल की पुरानी खिलाड़ी हूं। अगर चीजें मेरे हिसाब से नहीं हुई ना, तो फिर तुम्हारी सारी चालाकियों को मिट्टी में मिलाने में मुझे एक पल भी नहीं लगेगा। ये कहते हुए लतिका जी के चेहरे पर एक खौफनाक सी मुस्कुराहट थी। नरेन अम्मा और नंदराय को पैकिंग में हेल्प कर रहा था। उन्हें आज शाम की ट्रेन से गांव वापस जाना था। न जाने रात से अब तक कितनी बार नरेन अम्मा को रुकने के लिए कह चुका था, और अभी भी उसने अपने कपड़े अटैची में रखती हुई अम्मा के हाथ एकदम से रोक लिए और कहा, प्लीज मान जाओ ना अम्मा, बापू को जाने दो, आप यहीं रह जाओ मेरे पास। आप खुद ही तो देखो, इतने दिनों से बीमार थी, लेकिन मेरे पास आकर तबीयत कैसे जादू की तरह ठीक हो गई। उसकी बेचैनी देखकर अम्मा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब तू मिल गया है तो आती जाती रहूंगी, लेकिन ये शहर की जिंदगी है ना बेटा, हम गांव में रहने वाले लोगों को बिल्कुल भी नहीं सुहाती। और जो तू ये मेरी तबीयत के बारे में कह रहा है ना, तो ये शहर आने से ठीक नहीं हुई है, तुझे देखने से, तेरे पास रहने से ठीक हुई है। नरेन ने कुछ उदास होते हुए कहा, वही तो मैं भी कह रहा हूं, शहर में मन लगे ना लगे, लेकिन मैं शहर में हूं ना, यही सोचकर यहां रह लो। सच बता रहा हूं, अब मैं आपको जाने देने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। कहकर वो अम्मा के कंधों से लिपट गया। अम्मा ने प्यार से उसके गालों को थपकते हुए कहा, ऐसे दिल छोटा नहीं करते, मैंने कहा ना आती जाती रहूंगी, और तू भी आते जाते रहना। अब तो तेरे बापू तुझसे इतना नाराज भी नहीं है, तू घर आएगा तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। नरेन ने उनके कंधे से लिपटे हुए आंखें बंद करते हुए ही कहा, आप तो यहां मेरी जिंदगी देखकर जा रही हो अम्मा, अब शायद कहीं भी आना जाना मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि कुछ दिनों में फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी, तब तो कुछ महीनों के लिए बिल्कुल बंद सा जाऊंगा। इसीलिए कह रहा हूं कि ये मत सोचना कि आप लोग यहां बार बार कैसे आओगे, बस आते रहना। और फिर अब आपका इलाज भी तो यहीं से हो रहा है। अम्मा ने जवाब में कुछ भी नहीं कहा, बस खामोशी से उसका सिर हिलाकर रह गई। फिर उन्होंने नरेन का चेहरा देखते हुए कहा, मुझे ये अच्छे से पता है नरेन, बड़ी कामयाबी की कीमतें भी बड़ी चुकाई जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं तुझे इस तरह से कामयाब देखकर बहुत खुश हूं बेटा। दुनिया में कितने लोग ऐसे होते हैं जो कोई सपना देखते हैं और उनका वो सपना पूरा भी हो जाता है। अब तो मेरी भगवान से बस यही प्रार्थना है कि तू दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। नरेन ने उनकी बात सुनकर उनका हाथ चूमते हुए कहा, तो अब जल्दी से बता दो कि आप अगली बार कब आ रही हो। ये सुनकर अम्मा ने लाड़ से उसकी बलाएं लेते हुए कहा, कोई अच्छी सी छोरी पसंद करके खबर करना हमें, तेरे ब्याह के रिश्ते की बात करने आएंगे। अम्मा के मुंह से अपनी शादी की बात सुनकर नरेन शर्मा सा गया, लेकिन उसे लगा कि यही सही मौका है, उसे कम से कम अम्मा को सुहाना के बारे में बता देना चाहिए। तब उसने अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा करते हुए कहा, छोरी तो मैंने पसंद कर लिया अम्मा, लेकिन ब्याह के रिश्ते की बात करने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा।
ये सुनते ही अम्मा बिल्कुल चौंक सी गई और खुशी से पूछा, हाँ सच में? और तू मुझे अब बता रहा है जब मैं जाने वाली हूँ? अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वैसे कहाँ की है, कैसी दिखती है, कुछ बता ना उसके बारे में। नरेन अम्मा की बेचैनी देखकर हंसते हुए बोला, आप मिल चुकी हो अम्मा, वो उस रात पार्टी में मिलवाया था ना मेरे फिल्म की डायरेक्टर सुहासिनी, यानी कि सुहाना। सुहासिनी का नाम सुनते ही अम्मा जैसे याद करने की कोशिश करने लगी। वो जिसने काफी खुले खुले से कपड़े पहन रखे थे और आकर मेरे पैर छुए थे। नरेन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अम्मा वही। नरेन ने महसूस किया कि अम्मा का मूड कुछ बुझ सा गया है। उसने कुछ चौंकते हुए पूछा, क्या हुआ अम्मा, आपको पसंद नहीं आई थी क्या? अम्मा को लगा कि नरेन उनका चेहरा देखकर ये ना समझे कि उसकी पसंद अम्मा को पसंद नहीं आई, इसीलिए उन्होंने जल्दी से अपने एक्सप्रेशंस चेंज करते हुए कहा, अरे बेटा, मेरी पसंद नापसंद से क्या होता है, शादी तो तुझे करनी है, तुझे पसंद है तो फिर मैं क्यों अड़चन डालूं? झूठ नहीं कहूंगी, लेकिन मैंने सोचा था तेरे लिए कोई संस्कारी बहू ले आऊं, लेकिन अब जब तू उसे अपनी पसंद बता रहा है तो फिर मैं क्या ही कहूं। कहकर अम्मा कुछ देर के लिए खामोश हो गई, फिर एकदम से शून्य में निहारती हुई बोली, मैं यही सोचती हूँ कि एक तो लाई थी मैं अपने पसंद की संस्कारी बहू, तो पूरे गांव समाज में हमारे मुंह पर कालिक पोत कर चली गई। उसके जैसी दो बित्ते की घूंघट में रहने वाली छोरी के बारे में कोई ऐसा सोच भी सकता था भला कि वो बसा बसाया घर छोड़कर भाग निकलेगी, लेकिन चली गई ना। तो इसीलिए अब आजकल की लड़कियों का कुछ कहा नहीं जा सकता। तुझे पसंद है, तुझे अच्छी लग रही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपने जोखिम पर ही रिश्ता करे लड़के लड़कियां तो वही अच्छा है। अम्मा कहे जा रही थी, लेकिन नरेन के ख्याल लाली पर जाकर ही अटक गए। उसे अम्मा का इस तरह लाली के बारे में कहना बुरा लग रहा था। उसने धीरे से कहा, लाली जो भी थी, जैसी भी थी अम्मा, अब उसके बारे में ऐसे जिक्र करने का क्या मतलब है? आपने ही तो मुझे सिखाया था ना कि मरने वालों के लिए बुरे शब्द नहीं निकालते। अरे जानती हूं मैं ये सारी बातें, लेकिन उस छोरी ने इतना दिल दुखाया है कि अब उसके मरने के बाद भी मैं उसके बारे में कोई अच्छा शब्द कह ही नहीं पा रही हूं। कहते हुए अम्मा की आंखों में आंसू थे। फिर उन्होंने एकदम से अपने आंसू पोंछे और कहा, छोड़, मैं भी ये क्या सारी बातें लेकर बैठ गई। पहले मिलवा देता तो कम से कम मैं उसे पैर छुआई का नेक तो दे देती। नरेन ने हंसते हुए कहा, मुझे डर लग रहा था अम्मा कि आप कहीं ऐसी कोई बात सुनते ही मुझे पीट न दें। कहकर वो एक बार फिर से अम्मा के कंधे से जा लगा। अम्मा ने एक हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, हट बदमाश, अब जल्दी जल्दी हाथ चलाने दे मुझे। मालूम हुआ ट्रेन का वक्त हो गया और मैं यहीं बैठी तेरे से गप करती बैठी रह गई। शाम 4 बजे के इवेंट के लिए लैला बिल्कुल टाइम पर रेडी थी। उसने रूही को भी अच्छे से तैयार करवा लिया था। रूही के साथ जब वो पार्किंग में आई तो कबीर उसे देखता ही रह गया। उसने ऑफ वाइट कलर की सिल्क की साड़ी पहन रखी थी और उस साड़ी में लैला का रूप किसी दूसरी ही दुनिया का लग रहा था। उसने आंखों पर डार्क मरून कलर के गॉगल्स चढ़ा रखे थे। रूही का हाथ पकड़े वो कार के पास आई और वहां पहले से ही खड़े कबीर से कहा, अब चले? उसे एक टक निहारता हुआ कबीर उसकी बोली सुनकर जैसे नींद से जागा। तीनों कार में बैठ गए तो ड्राइवर ने कार बढ़ा दी। उम्मीद है तुमने वो पेपर्स देख लिए होंगे जिसे चंद्रा ने रेफरेंस के लिए दिया था। लैला ने कहा, हाँ मैंने देखा, लेकिन उसमें तो कुल 5-6 लाइन्स ही लिखी हुई थी। क्या मुझे स्टेज पर इतना ही बोलना होगा? कबीर ने जवाब दिया, नहीं, तुम ज्यादा भी बोल सकती हो, बशर्ते कि वो बातें चंद्रा के फेवर में ही हों और पब्लिक में कहीं जाने लायक हों। बाकी इन लोगों ने सिर्फ 5-6 लाइन्स इसीलिए लिखकर दी हैं क्योंकि इनके हिसाब से लोग रैलियों में हीरोइन को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं, उसकी बातें सुनने के लिए नहीं। कबीर के ये लफ्ज लैला को किसी तीर की तरह चुभे। फिल्मों में काम तक तो समझ में आता है,
कि पब्लिक को हीरोइन के काम से ज्यादा उसके जिस्म में इंटरेस्ट होता है, लेकिन उसके अलावा किसी और जगह पर भी औरतों को लेकर ऐसे नजरिए से सोचना लैला का मन अजीब कर गया। उसने एकदम से बेचैनी से पूछा, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? कबीर ने उसके लहजे की बेचैनी साफ तौर पर महसूस की। उसने एक तिरछी स्माइल देते हुए कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मुझे क्या महसूस होता है? तुम ये देखो कि पब्लिक को ऐसा लगे कि वो तुम्हें देखने नहीं बल्कि सुनने भी आए हैं। उसके लिए तुम क्या करना चाहती हो? कबीर के सवाल ने लैला के जहन की जैसे सारी खिड़कियां एक साथ खोलकर रख दी। क्या पब्लिक को लैला की सुंदरता के साथ उसकी बातें भी पसंद आएंगी? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।